मैं आप सभी लोगों को सम्राट अशोक क्लब भारत की तरफ से संविधान के जन्मदिन की बधाई देता हूं। और मैं चाहूंगा अवधेश जी से, रामनिवास राहुल जी से, या इस पर भी एक मोहर होनी चाहिए, क्योंकि आज जन्मदिन है। अगर जो लोग जाना चाहते हैं कई बार चले जाए और या तो शांति से बैठ जाए। मैं निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, आयोजक मंडल से भी चाहूंगा, एक आप मुतासिर सिपाही हैं, ये निश्चित है कि रात काफी होने जा रही है, लेकिन सम्राट अशोक क्लब यही कहता है कि जब सारा आलम सोता है तो कुछ लोग तनाव करते हैं। दुनिया सोती है, धीरे कुछ लोग चिंतन मनन करते हैं। आज संविधान की चर्चा हो रही है। संविधान का अगर परिभाषित किया जाए तो सब माने बराबर और विधान माने कानून होता है। इस पर चर्चा व्याख्यान कर चुके, बिनु मौत से लेकर के अभी हमारी बात प्रतिभा मौत जी भी चर्चा की। जरूरत क्यों पड़ी आजादी के बाद संविधान को स्थापित करने की, या निश्चित है इस बात की चर्चा हो चुकी है कि सम्राट अशोक महान का लिखित दस्तावेज ही आज संविधान की मूल आत्मा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति से इनकार नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध का धर्म संविधान के एक अक्षर उससे पिरोए गए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसे लाना क्यों पड़ा? इससे सिद्ध होता है कि एक समय परिस्थिति रही कि जहां सब विधान था, समता, समानता, बंधुत्व, जिसकी चर्चा हो चुकी कि अशोक, सम्राट अशोक महान ने जनता के साथ पुत्रवत के व्यवहार किया, जीनों की बात किए, और उसी को फिर लाने की जरूरत क्यों? इससे सिद्ध होता है कि बीच में एक ऐसा कोई कालखंड रहा जहां समता और समानता की बात नहीं होती, जहां ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को संघर्ष करना पड़ा इस आजादी से पहले। उस दौर को भी आज याद करने की जरूरत है। मैं निश्चित मानता हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की देन में भारत का संविधान लिखा गया, लेकिन इस मंच के माध्यम से ये मैं कहना भी चाहता हूं कि अगर ज्योतिबा और सावित्री फूले का संघर्ष नहीं होता तो शायद डॉक्टर अम्बेडकर भी अम्बेडकर नहीं हुए। इसलिए उस कालखंड को भी याद करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी परिस्थिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे विद्वान संघर्ष करने की साहस था। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कई मंचों पर बोले कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीनों से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को एहसास हुआ, उनको पढ़ने की ताकत मिली, किसने दिया? ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की। इन परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद कोई भी बेटे उस संघर्ष को जिया होगा तो उसे निश्चित तौर से समता, समानता, बंधुत्व के लिए लाभ, और वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। याद करिए वो दिन, पढ़िए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताब, यदि बाबा न होते उसको याद करिए कि जिस तालाब में एक घाट पर कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन एक इंसान उस तालाब में पानी नहीं पी सकता। इसलिए संविधान लिखने की जरूरत पड़ी।
संविधान लिख दिया गया, संविधान को लागू कर दिया गया, लेकिन सोचिए उसमें बहुत सारी आर्टिकलें जिसका प्रतिमा जी ने थोड़ा व्याख्यान किया, लेकिन बिंदु ने बड़ी बारीकी से उन सारे व्याख्यानों को किया। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। आप और देख लीजिए, संविधान हमें मौलिक अधिकार दिलाता है, संविधान हमें कर्तव्य निष्ठा की बात बताता है, लेकिन आज की परिस्थितियां एक सामाजिक संगठन को संविधान के बारे में जन जन तक पहुंचाने के लिए एक फिर उसी तरह का वातावरण पैदा हुआ जिस तरह का अम्बेडकर के समय में पैदा हुआ, और उससे प्रभावित होकर के सम्राट अशोक के संस्थापक परम आदरणीय स्मृति से सुभाष सिंह मौर्य जी ने सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीतियों को सोच कर 1996 में सम्राट अशोक का निर्माण किया। और आज जिसकी परिचर्चा संविधान दिवस से लेकर राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में होती है, निश्चित तौर से सम्राट अशोक का एक जवाब साथी हमारे पूर्व महासचिव अम्बरीश जी का भी बहुत बड़ा उसमें योगदान है। उन जवान साथियों को भी मैं स्मरण करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अब संविधान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। सम्राट अशोक जब इन चीजों का मूल्यांकन करना शुरू किया कि जो सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीति है आज भारत में सिर्फ किताबों के दस्तावेजों बनकर के रह गई है, वो धरातल पर बहुत कम हुई। इसके बाद ये महरूम करके ड्रेसधारियों ने एक संकल्प लिया कि जब तक हम सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से उस भारत के संविधान के एक एक पॉइंट को हम जनमानस तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी का परिणाम है कि आज लखनऊ जैसे राजधानी में आज सम्राट अशोक क्लब के हजारों लड़कों ने, हजारों वर्गों ने आज लखनऊ की धरती पर बता दिया। निश्चित तौर से संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करेगा ये जवान ऐसे चुप रहने वाले नहीं। जब सम्राट अशोक क्लब में मैं अपने मुख्य अतिथि जी महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब सम्राट अशोक क्लब ने लोगों के अंदर यह जागरण पैदा करना शुरू किया कि हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज की सुरक्षा करने के लिए इस संविधान के आर्टिकल में अनुच्छेद लिखा गया और उस अनुच्छेद का पालन करने के लिए भी नियम कानून बनाए गए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि उस समय भी जब सम्राट अशोक क्लब ने तिरंगा यात्रा निकाला, आज मैं देखा इस तिरंगा यात्रा में मैं अपने विशिष्ट अतिथियों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, प्रतिभा जी का भी चाहूंगा कि आप रैली में नहीं रहे, लेकिन एक भी झंडा अगर झुकता था तो बीनू जैसी कई बेटियां खड़ा होकर कहती थी झंडे को सिखाना। ये किसी ने, किसी बाइबल, किसी कुरान, किसी गीता, किसी त्रिपिटक ने नहीं सीखा। ये सिखाया तो सम्मान से जीने के लिए और सम्मान से रहने के लिए ये भारतीय संविधान ने सिखाया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या 26 जनवरी 2002 को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बाद समस्त भारतीयों को भारतीय झंडा फहराने का अधिकार दिया गया, लेकिन 1971 के आर्टिकल को बताया नहीं गया कि संविधान के अनुच्छेद के उस काल में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की संहिता भी बनाई गई। यदि उस ध्वज को अगर आप झुका देते हैं, यदि फटा हुआ ध्वज फहराते हैं, यदि गंदा ध्वज फहराते हैं या ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं तो आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है। लेकिन इस आम नागरिक को नहीं पता।
जिसने घर घर तिरंगा का नारा तो दे दिया, लेकिन कहीं न कहीं मैं प्रबुद्ध वर्ग से ये चाहता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उन तमाम अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जब किसी का पतन करना होता है तो उसके अस्तित्व को इस स्तर से गिरा दो कि उसे उठाने वाला भी कोई देख करके उठा न सके। इस तरह से तिरंगे को घर घर फहरा दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ ले, अगर किसी सैनिक को बिना ट्रेनिंग का सेना में भर्ती कर दिया जाए, बिना ट्रेनिंग का अगर उसे तोप चलाने के लिए दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? आत्मघाती हमला करेगा। इसलिए मैं जज साहब के माध्यम से, चूंकि तो इस बात का है कि आप उस न्याय की कुर्सी पर नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि नेहरू कवर में बैठे बेटियां और बहनें ये आपको इस माध्यम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाला व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रद्रोह नहीं लगता है तो निश्चित तौर से भारतीय संविधान का अपमान होगा। इस बात को इस सदन के माध्यम से उस संसद तक पहुंचनी चाहिए कि घर घर तिरंगा फहराने वालों को पहले से आचार संहिता का पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर सर कि बहुत सारी पार्टियां इस तरह का कंपटीशन शुरू करती है, लेकिन उस तिरंगे से कोई जूता पोंछ देता है, कोई तिरंगे पर बैठ जाता है। ये सोशल मीडिया के नौजवान जब उस बात को उठाते हैं वही स्थिति आती है कि उस न्यायपालिका पर कोई अपना नहीं है शायद इस बात को समझने वाला कि दर्द इतना है कि दबाया नहीं जाता, जख्म इतना है कि वो दिखाया नहीं जाता। तन्हाइयों में जब याद आते हैं उन शहीदों के सपने, उस तन्हाइयों को फिर से कोई सुनाया नहीं। काश उसकी परिकल्पना करना कि झंडा अगर उन 20 शहीदों को गोली लगती थी, उस तिरंगे को लेकर के चलने वाला इस देश का आजादी का मन जो जुनून था, जब उसको गोली लगती थी तो वो वंदे मातरम करके और उस तिरंगे को ऊपर उछाल देता था और दूसरा भारतीय उस तिरंगे को पकड़ लेता था। लेकिन आज कहीं न कहीं ये मैं नहीं चाहता हूं कि तिरंगा की रैली निकालना गलत है, लेकिन आज सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से जो रैली निकाली गई वो आम जनमानस को एक चेतना है, एक चेतावनी है, और उस चेतावनी के तहत आने वाले लोगों को भी प्रबुद्ध वर्ग की ये जिम्मेदारी बनती है। हम और आप सभी प्रबुद्ध वर्गों की जिम्मेदारी बनती है। मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारी 2-2 बहनें, 3-3 बहनें न्यायपालिका में बैठ कर इस अदालत के बीच में इस बात को रखने वाली है, तो निश्चित तौर से इस पहली बार इस मंच पर आई है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और इसको जागरण के तौर पर संविधान के आर्टिकल को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। आप भी ध्यान से देखिए, आज भी जब ध्वज का ध्वजारोहण किया गया टकोरी जीपीओ पार्क में उन शहीदों के सम्मान में दीप जलाया गया। हमारे प्रशासन के अधिकारी जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उनको शायद जब बचपन में भी पढ़े होंगे तो उनको ये पता है कि राष्ट्रगान गाने में कितने मिनट लगते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, कितने समय लगते हैं? 52 सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं लगता, मात्र 52 सेकेंड लगता है। भारतीय संविधान ये कहता है कि जब राष्ट्रगान शुरू होता है तो प्रत्येक भारतीय को सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है उस व्यक्ति को तो पता है कि मंदिर में जाना है तो जूता निकाल करके जाना है, मस्जिद में नमाज पढ़ना है तो जूता निकाल करके वजू करके जाना है, लेकिन उस भारतीय को पता नहीं है कि राष्ट्रगान हो रहा है तो एक मिनट हमें खड़ा होना है। ये कौन बताए? ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका कर्तव्य है। इसीलिए मैं कभी कभी चर्चा करता हूं तो लोग कहते हैं कि मुझे 1 मिनट फुर्सत नहीं है, तो मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति इस देश के सम्मान में 1 मिनट खड़ा नहीं हो सकता
वो राष्ट्रवाद की भाषा बोलकर के क्या कर सकता है? सिर्फ राष्ट्रवाद कहने से राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। अगर ये तीसरी नेत्र इन नौजवानों के लिए, इन बेटियों के लिए या भारत के उन लोगों के लिए दिया है तो ये सम्राट अशोक गहलोत, ये सम्राट अशोक गहलोत की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में ही मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस संस्था का 11 स्टेट में कार्यक्रम होते हैं और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जो राष्ट्रीय ध्वज के बाद संविधान की उद्देशिका पढ़ करके हमारा कार्यक्रम नहीं शुरू होता। हमें खुशी थी, आज मैंने दिखाया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हम लोगों ने भी पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। पहली बार माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश आज संविधान दिवस के दिन पर नोटिस जारी किया है कि प्रत्येक स्कूल में बच्चे और उस विद्यालय के सभी शिक्षक भारतीय संविधान की उद्देशिका का वाचन करेंगे। ये सम्राट अशोक गहलोत की उपलब्धि है और मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि अगर इसी तरह के जवान साथियों ने अगर अपने कदम से कदम मिलाकर के चलने का साहस करता रहा तो एक दिन पूरी संसद ही नहीं, जो हम लोगों ने सपना देखा है कि मस्जिद में अजान भी होगी तो उद्देशिका के साथ होगी और मस्जिद मंदिर में पूजा भी होगी तो पहले भारत को उद्देशिका उचित समझ में आएगा यह भारत हमारा भारत और उद्देशिका से पता चलता है कि हम भारत के लोग। अभी हमारे संचालक जी ने बहुत बातें बता दी है कि कुछ लोग चाहते हैं इस देश को हिंदुस्तान बनाने की बात। बड़ी सतर्क थी यास्मा अफसर साहब, गलती से एक बार उनका हिंदुस्तान आया लेकिन समझ गए, मैं धन्यवाद दूंगा। इसी तरह से हम तो चाहते हैं कि हम लोग इस तरह का माहौल पैदा कर देंगे कि मेरे भाइयों और बहनों कहने वाले भी भारत का नाम जाए। और निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि मेरे भाइयों और बहनों इस देश का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत है और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, अगर सबसे पहले है तो इस देश का वो भारतीय है और भारतीय होने का हमें गर्व है, हमें हिंदू होने का और मुस्लिम होने का गर्व नहीं। आप सोच सकते जब हमारे देश में कोई जापान का व्यक्ति आता है तो हम नहीं कहते हैं कि हिंदू है कि मुसलमान, उसे कहते हैं कि वो क्या जापानी है। चीन का आता है तो कहते हैं कि चीनी है, नेपाल का आता है तो कहते हैं कि नेपाली है, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि हिंदू है और मुसलमान? हम तो कहते हैं कि हिंदू है और मुसलमान, पहले वो भारतीय है, इसके बाद वो हिंदू और मुसलमान हो सकता है। लेकिन तथाकथित लोग ये बात भी कहते हैं कि अगर इस देश में जन्मा है तो पहले हिंदू है, लेकिन उनको समझ में आएगा आज नहीं तो कल ये महरूम ड्रेस इसी तरह क्रांति नहीं करता। क्रांति एक करने का समय है। अभी तो हम लोग का 28 वर्ष हुआ, 28 वर्ष कोई अपना शतक बना रहा है। अभी हमें 28 वर्ष हुआ है और 28 वर्ष में जब हम लोगों ने इतना परिवर्तन किया तो आप सोच सकते हैं कि जिस दिन सम्राट अशोक गहलोत का 100 वर्ष पूरा होगा तो वो सम्राट अशोक का भारत होगा, इसे कोई रोक नहीं। पर कल्पना करने दीजिए, कम से कम इतना तो हुआ कि सरकार भी इस बात को मान गई कि आज 26 नवंबर है तो आज संविधान दिवस है, नहीं तो इससे पहले कौन मना? मैं मुख्यमंत्री जी को एक घटना बताऊं, इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा।
जब जीपीओ पार्क से माननीय केपी मौर्य के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय प्रतीकों का यह संविधान दिवस का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद उसके अगले वर्ष जब हम लोगों ने परमिशन के लिए डाला कि जीपीओ पार्क से और इसी प्रेक्षागृह में कार्यक्रम होगा, तो सरकार की तरफ से नोटिस मिला कि जीपीओ पार्क में सरकारी कार्यक्रम कराया गया। हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ कि चलो कम से कम हमने शुरू तो किया और उसने करना तो शुरू किया। उस जीपीओ पार्क में प्रदर्शनी लगाई गई, लेकिन आश्चर्य, 1 साल लगी और उस जब प्रदर्शनी में हम लोग गए तो संविधान की चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं अयोध्या की चर्चा की गई थी, कहीं काशी विश्वनाथ की चर्चा की गई थी। वो धार्मिक स्थलों का एक कैंपस बना दिया गया। लेकिन जब हम लोग का तिरंगा यात्रा निकला तो मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सद्बुद्धि जगी और अगले साल से वो कार्यक्रम वहां से समाप्त हुआ और जीपीओ पार्क पर शरणार्थियों को लगता कब्जा हुआ। शुरुआत तो बना, लेकिन जो महरून कलर के लोगों ने जब विधानसभा से निकला तो मुझे लगता है कि उस विधानसभा में बैठे हुए हमारे अपने भाई लोगों को लग गया कि निश्चित तौर से ये महरून कलर कोई क्रांति करने वाली है। तो मैं धन्यवाद दूंगा जो आप लोगों ने इतनी संघर्ष के साथ संपूर्ण जनपद से आकर के उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम को संपादित किए। केंद्रीय कमेटी से लेकर के हमारे उच्च पदाधिकारी, सोशल मीडिया से लोग, प्रशासन के लोग, सब लोगों ने जो सहयोग किए उसके लिए सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश की शाखा आपको धन्यवाद ज्ञापित करती है, आभार व्यक्त करती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो जनपद के स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो बीनू जैसे और प्रतिभा जैसे छोटी बहनों को, बड़ी बहनों को बुला करके इनको एहसास कराइए कि न्यायपालिका सिर्फ आपके लिए एक अदालत नहीं है, एक आपके लिए इम्तिहान है, एक आपके लिए जुनून है, एक आपके लिए जज्बात है, जहां पर इस पूरे भारतीयों का सम्मान खड़ा है। ये न धर्म की बात है न मजहब की बात है। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा एक बार जोर से स्लोगन हो, क्योंकि आज काफी जांचने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता नीचे बैठे, सबके काफी जांच है। तो अभी तो रास्ते में बहुत बोल रहे थे कि भाषा भी सब लोग जानते हैं, तो मैं आज इस मंच की उनकी कमियों को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। इनका जो स्लोगन है, मैं चाहूंगा कि जोर से एक नारा लगे जो डॉक्टर साहब का जुनून रहता है, जज्बा रहता है, सत्य में जयते, सत्य में जयते, सत्य में जयते, सत्य में जयते, सत्य में जयते। गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, अतुल्य भारत।